हम डिस्कशन करेंगे गरीबी के कारणों पे, यानी काउजेस ऑफ पोवर्टी। तो आपके विचार से क्या क्या हो सकते हैं गरीबी के कारण? इंसानों की आदतें, फिजूल खर्ची। अपॉर्चुनिटीज, संसाधन ना होना। हम्म, मानसिक तौर से। अच्छा, अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि इसका कोई हिस्टोरिकल रीजन भी है, पोवर्टी का हिस्टोरिकल रीजन, इसमें क्या क्या आप डाल सकते हो हिस्टोरिकल रीजन में? सॉरी, क्लासिज्म मीन्स? अच्छा, तो हिस्टोरिकल रीजंस में कैसे आ जाएगा? हम्म, ठीक है। हाँ, ये एक अच्छा वे है। हम्म, गरीबी सिर्फ एक एक्सेप्टेंस है। हम्म, हम्म। अगर हिस्टोरिकल रीजंस में अगर लगाएं तो इसमें एक हिस्टोरिकल रीजन में अगर आप देखें तो कुछ लोग या कुछ एम्पायर्स ऐसा काम करते हैं कि जिससे कि कुछ पुअर्टी उनके स्टेट में बनी रहे। जैसे कि अगर हम कहें तो, जैसे कि ब्रिटिश पीरियड था इंडिया में, है ना? ब्रिटिश पीरियड या कॉलोनियल पीरियड भी कहते हैं इसको कई लोग। अब जो ब्रिटिश पीरियड है इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कुछ पॉलिसीज इस तरीके से बनाई थी कि इंडिया की जो ज्यादातर पॉपुलेशन है वो गरीब ही बनी रहे, है ना? एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसमें कहें हम, हाई टैक्स, है ना? हाई टैक्स, हाई टैक्स को वो इम्पोज करते थे पॉपुलेशन के ऊपर, है ना? तो इसमें क्या होता है कि हिस्टोरिकल रीजंस में ये क्या आता है कि कई सालों से या मतलब कम से कम 100 सालों से पहले उनके साथ कुछ इस तरीके की एक्टिविटी की गई जिससे कि उसके पास, जिससे कि किसी इंडिविजुअल के पास डेवलपमेंट के लिए स्कोप नहीं बन पाया, है ना? अगर हम पूरे ब्रिटिश टाइम पे देखें तो पॉलिटिकल लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल, तो क्या इसमें कोई इंडियन अवेलेबल था रूल के अंदर? पॉलिटिकल लेवल में कोई भी इंडियन नहीं होता था। तो जो पॉलिसी क्रिएट होंगी वो पॉलिसी किसके फेवर में क्रिएट होंगी? डेफिनेटली ब्रिटिश के फेवर में पॉलिसीज क्रिएट होंगी, है ना? तो एक ये भी रीजन आ जाता है हिस्टोरिकल। मतलब ऐसा अगर आप देखेंगे, तो सिर्फ मैंने इंडिया का एग्जांपल लिया, ऐसे ही आप दूसरे देशों में भी ले सकते हो। अब जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं जैसे पाकिस्तान का, है ना? पाकिस्तान, पाकिस्तान का फॉर्मेशन कब हुआ? 1947, है ना? भारत पाकिस्तान विभाजन का। अब देखें तो हिस्ट्री में ये इतना बड़ा पीरियड तो है नहीं। जिस टाइम पे पाकिस्तान डेवलप हुआ, आई मीन क्रिएट हुआ था, उस टाइम पे आपने देखा होगा बहुत सारा फर्टाइल लैंड, है ना? फर्टाइल लैंड पाकिस्तान के पास था। अब ये 1947 हिस्ट्री का इतना बड़ा पीरियड तो है नहीं, अभी 78 ईयर्स हुए हैं। तब भी पाकिस्तान के अंदर ऐसी पॉलिटी क्यों आ गई, जबकि उनके पास बहुत अच्छा फर्टाइल लैंड था और एग्रीकल्चर बहुत अच्छा वो अपना डेवलप कर सकते थे। बहुत अच्छा एरिया था उनके पास, इवन ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से भी, ज्योग्राफिकल लोकेशन में भी बहुत अच्छा एरिया था उनके पास, तो वो क्यों डेवलप नहीं हो पाए? इनडायरेक्टली इसका भी रीजन ये ब्रिटिश रूल ही आ जाता है ना? तो ऐसा होता है कि कुछ एम्पायर्स इस तरीके के होते हैं जो क्रिएट कर देते हैं, जो अपने बेनिफिट के लिए किसी दूसरी कंट्री या एक पर्टिकुलर पूरे लैंड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब इसके अंदर अगर दूसरी बात देखें तो जो एजुकेशन लेवल जो दिया गया था, ये इंडिया एंड पाकिस्तान के जो लोग हैं, इनको जो एजुकेशन लेवल दिया गया वो क्या था? ये क्वेश्चन है। क्योंकि पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए एजुकेशन तो बहुत कंपलसरी है, लेकिन जो भी एजुकेशन लेवल आया वो सारा एजुकेशन लेवल था ब्रिटिश के फेवर में, ठीक है? ब्रिटिश लोगों के फेवर में, जिससे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का फेवर
हो सके। उन्होंने एजुकेशन ही सिर्फ उतनी दी जिससे कि उनके पास एक एडमिनिस्ट्रेशन या एक कह सकते हैं कि एक क्लर्क लेवल तक पे ही उनको जॉब मिल सके या एक सिपाही लेवल पे जॉब मिल सके। तो ये कुछ हिस्टोरिकल रीजन हो सकता है, मतलब एक हिस्ट्री कैसे क्रिएट की जाती है पुअर्टी की, उस पे ये हम अच्छे से डिस्कशन कर सकते हैं, है ना। तो नॉर्मली क्या होता है कि ज्यादातर लोग जो समझ पाते हैं वो कहते हैं कि नहीं, पुअर्टी इज द रीजन ऑफ प्रेजेंट वर्क। नहीं, वो हिस्टोरिकल बेस पे भी हो सकता है। अब एग्जांपल जैसे मैं कई बार लेता हूँ, हालांकि थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, जैसे कि मैं बिहार का एग्जांपल कई बार आपको ले लेता हूँ। आज भी आप बिहार में देखें, कोई इंडस्ट्री उतनी डेवलप नहीं हो पाई है। और जो ब्रिटिश का जो रूल था वो सबसे ज्यादा बिहार, बंगाल और यूपी पे ही था। और आज वहां पे आप कंडीशन देख सकते हैं, हालांकि यूपी की कंडीशन बदली है, लेकिन बिहार की कंडीशन अगर आप आज भी देखें, सेम सिचुएशन है। मेंटल लेवल अगर आज भी देखें लोगों का, मेंटल लेवल वो वही कॉलोनियल पीरियड का है ना। हालांकि थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है बोलने में, लेकिन अगर देखा जाए तो बिहार सबसे गरीब स्टेट है आज भी इंडिया का, है ना, सबसे गरीब स्टेटों में एक आता है। लिटरेसी रेट में पीछे है, इंडस्ट्रियां नहीं है वहां पे। रीजन क्या है? जो पॉलिसियां ब्रिटिश टाइम पे चल रही थी वही पॉलिसी आज के नेता चला रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मिस्टर नीतीश कुमार, है ना। कोई भी इंसान 20 साल से चेयर पर बैठा है एज अ सीएम, है ना, और कोई डेवलपमेंट नहीं है। जबकि उसी कंपेयर में अगर आप देख लें हिटलर, हिटलर ने 20 इयर्स में जर्मनी को कहां से कहां पहुंचा दिया। 1920 से आप देखें टू 1940 तक। अगर आप 1931 में भी देखना चालू करेंगे, जर्मनी वाज अ पावर। 20 साल में हमारे नेता इतना भी डेवलप नहीं कर पाए। तो ये कुछ जो मेंटेलिटी लेके चलते हैं वो हिस्टोरिकल मेंटेलिटी है, जिसकी वजह से आज भी कोई भी पुअर्टी रिमूव करने की पॉलिसी डेवलप ही नहीं हो पाती हमारे पास। तो ये मतलब मेरे हिसाब से एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन जो हमारे पास आ जाता है, उसको हम ले सकते हैं वॉर, या कह सकते हो सिविल वॉर, है ना। सिविल वॉर तो पता ही होगा आप सभी को क्या होता है। इंटरनली देश के अंदर ही जो वॉर्स होते हैं, मतलब या कोई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं जो लंबे टाइम तक चलते हैं, दे आर कॉल्ड सिविल वॉर्स, ठीक है। हालांकि अभी जो मैं आपको कहने वाला हूँ सिविल वॉर के अंदर, जैसे कि इंडिया के अंदर आप देख सकते हो कास्टिज्म, ठीक है। हालांकि कई लोग बोलेंगे नहीं इसको कि ये सिविल वॉर में आता है, लेकिन आप देखो ये कब से है। कई लोग इसे वैदिक पीरियड से भी कहते हैं, है ना। कई लोग इसे वैदिक पीरियड से भी मानते हैं कि इंडिया के अंदर जो कास्ट का फॉर्मेशन हुआ था वो वैदिक पीरियड से है। आज भी आप देख लो एस सी एस टी और ओबीसी की, एस सी एस टी एंड ओबीसी, इनकी क्या कंडीशन है? क्या ये लोग आज उस लेवल पे पहुंच पाए हैं? आज भी आप देखोगे इनमें से कितने ही लोग आज भी सेम एज अ पुअर कंडीशन में, आज भी, है ना। रीजन क्या है इसका? अगर हम यहाँ पे ले कास्टिज्म की बात, तो जो हाई कास्ट के लोग हैं, है ना, हाई कास्ट जो है, हाई कास्ट कभी भी इन कास्टों को सोसाइटियल लेवल पे इंप्रूव होने ही नहीं देती, है ना। हाँ, नहीं, ऐसा तो नहीं कहा मैंने कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी खत्म कर दी जाती है, मैंने ये कहा है। हाँ, हाँ, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, हाँ होते हैं कई लोग, बट उसमें भी देखोगे आप क्या है, हाई कास्ट ही तो है वो। इवन मैं आपको खुद कहता हूँ, मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं कई जिन्होंने किया है ऐसा, दे बिलोंग टू वेरी हाई कास्ट, उन्होंने बनाए हैं सर्टिफिकेट्स, और एस सी एस टी का उन्होंने बेनिफिट लिया है उस चीज में। तो ये होता है, मैंने आपको वही तो बताया कि ये बेनिफिट उनके पास आता ही नहीं है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी आती है कि जिनको इनका बेनिफिट मिलना चाहिए इस रिजर्वेशन का, एक्चुअल में उनको इस रिजर्वेशन का बेनिफिट ही नहीं मिलता। प्रॉब्लम भी ये है, क्योंकि जिनको इससे बेनिफिट मिल चुका है वो इससे बेनिफिट लेते ही रहते हैं जनरेशन वाइज।
एक ये भी एक इशू आ जाता है इसमें, जो कि बहुत है। आप किसी को भी देख लो, एग्जाम्पल के तौर पे एक हमारी कोई आईएएस रही थी, मिस या मिसेस टीना डाबी, वो तो आप उनको देख लो, उनका पूरा फैमिली बैकग्राउंड एक अच्छा खासा फैमिली से बिलोंग करता था, और उन्होंने रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया था उन्होंने। जबकि अगर किसी एक फैमिली में किसी एक इंसान को अगर उसका बेनिफिट मिल जाता, तो मेरे हिसाब से किसी दूसरे को नहीं लेना चाहिए। तभी तो हम पॉवर्टी रिमूव कर पाएंगे। अगर सपोज करो कि एक जनरेशन को अगर मिलता जा रहा है और वही जनरेशन दूसरे लेती जा रही है उसका बेनिफिट, तो जो ऑलरेडी जो पूर बैठे हैं, ऑलरेडी जो पूर बैठे हैं, उसको उनका बेनिफिट कैसे मिलेगा? उसको बेनिफिट मिलने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स भी हमारे पास क्रिएट हो जाती है। जैसे कि हमने ये निकाला कि कास्टिज्म का इतने टाइम से चलता है, और जबकि इन लोगों की कंडीशन पहले भी अच्छी नहीं थी, आज भी कोई उतनी ज्यादा बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप दिल्ली जैसे एरिया को हटा दें, या कुछ सिटीज को अगर आप हटा दें, तो आप नॉर्मली नोटिस करोगे, जैसे बिहार के कुछ विलेज हो गए, वहां पे आप एसटी की या एससी की हालत देख सकते हैं। यूपी में आप देख सकते हैं, एमपी में देख सकते हैं। अभी कितने ही केस आए हैं सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सॉरी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके ऊपर जूता फेंकने का केस सामने आया है ना। उसके अलावा आपने देखा होगा कि पैर धो के पानी पिलाने की बात सामने है। तो जब तक हम ऐसी कंडीशंस पे बने रहेंगे, तब तक सोसाइटल डेवलपमेंट कैसे होगा, है ना। वॉर का भी एक रीजन हो सकता है, वॉर भी एक रीजन हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इंडिया पाकिस्तान को देखें, है ना। दोनों देशों के अंदर गरीबी सबसे ज्यादा है, लगभग लगभग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक पिछड़े देशों में एक ही आते हैं, है ना। बट इनके आप फाइट देखें, कितनी बार फाइट हो चुकी है। एक छोटी फाइट हुई थी 1948 में, है ना। 65 में वॉर हुआ, 99 में वॉर हुआ, उसके बीच में कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे, है ना। कितनी बार वॉर हुआ है, और क्या इन देशों ने कोई डेवलपमेंट किया है आज तक उस लेवल पे? दोनों पिछड़ते ही चले गए हैं। तो मेरे हिसाब से वॉर या सिविल वॉर भी एक बहुत अच्छा कारण हो सकता है पुअर्टी का। इसमें लोग क्या होते हैं, इसमें लोग लॉन्ग टर्म तक पूर बनते चले जाते हैं, क्योंकि जो जो भी उन्होंने मनी को अर्न किया था, वो सारा कहाँ पहुंचा दिया? हथियार खरीदने में, आर्म्स खरीदने में। जब आर्म्स खरीदने में पैसा जाएगा, तो एक डेफिनेटली बात है कि डेवलपमेंट में आप कौन सा पैसा खर्च करोगे फिर। ठीक है, तो इस चीज को आप समझे, तो एक हिस्टोरिकल रीजंस में आ सकता है। एक और कॉन्सेप्ट आता है इसमें, ड्रेन ऑफ वेल्थ। जानते हैं आप क्या होता है ड्रेन ऑफ वेल्थ? पुअर्टी का, किसी नेशन में पुअर्टी का एक बहुत बड़े रीजन में ये आता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। जानते हैं आप क्या है कॉन्सेप्ट? कोई बात नहीं। ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या होता है कि जैसे मान लो, मैं इसका एग्जांपल अगर आपको दूं, तो ब्रिटिश पीरियड से ही मैं आपको देता हूँ, है ना। हम सब ये बात कहते हैं, भारत एक सोने की चिड़िया थी, है ना। जानते हैं आप सभी, भारत एक सोने की चिड़िया थी। तो ये अब सोने की चिड़िया क्यों नहीं रही? क्योंकि जो भी वेल्थ थी वो कहाँ गई? ब्रिटिश पीरियड में उसको ड्रेन किया गया। यानी जो यहाँ के लोगों की वेल्थ थी, हाई टैक्सेस या कुछ ऐसी पॉलिसीज अपनाकर, जिससे कि लोगों की वेल्थ जो है वो ब्रिटिश लोगों के पास जा सके, और वो उसको ब्रिटेन लेके चले जाते थे, है ना। तो इनडायरेक्टली वेल्थ तो यहाँ की ड्रेन हुई, है ना। या अगर हम कहें, जैसे कि और कंट्री जैसे हो गई अफगानिस्तान हो गई, या वियतनाम हो गई, या अगर आप देखें, आप देखो किसी देश में जिसमें यूएसए का, उसकी पॉलिटिक्स में अगर यूएसए का हाथ होता है ना, पॉलिटिक्स में अगर यूएसए का हाथ होता है, तो आप देखोगे कि उस कंट्री की वेल्थ धीरे 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 करके ड्रेन होने लगती है। एग्जाम्पल आप इसमें देखो, अफगानिस्तान का, है ना। अफगानिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान में यूएसए ने करीब 20 साल तक अपना इम्पैक्ट रखा था, जब तक उसके रिसोर्सेस अच्छे रहे, है ना। क्या कंडीशन हुई आज? आप अफगानिस्तान की क्या कंडीशन देख रहे हो? या एग्जांपल पाकिस्तान का भी ले लो, है ना। फंडिंग करता था पाकिस्तान को यूएसए,
है ना, एक फंडिंग जाती थी, बराक ओबामा के टाइम पे ये फंडिंग खत्म करी गई। पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे रिसोर्सेस थे, उन रिसोर्सेस का बेनिफिट यूएसए ने काफी उठाया अपने देश के लोगों के लिए। जब उन्होंने ये बेनिफिट उठाना चालू किया, ठीक है, तो उस टाइम पे तो ये लग रहा था कि यूएसए बहुत बेटर कर रहा है उसके लिए, लेकिन वो क्या करता है, नेचुरल रिसोर्सेस और जितने भी वहां के रिसोर्सेस होते हैं उन सब का यूटिलाइजेशन वो अपने फेवर पे करता है। स्लोली स्लोली अगर आप देखोगे तो पूरा कंट्री का वेल्थ यूएसए की साइड पे ड्रेन हो जाता है। अगर आप हिस्टोरिकली अगर आप यूएसए को देखें, आप कहीं पे सॉरी 1917, है ना, 1917 या 16 कह लो, 1916 से पहले कभी आप यूएसए का इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी तरीके का कोई इम्पैक्ट पाते हो? सब आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वो हुआ होगा, है ना। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया उसके बाद अमेरिका इम्पैक्ट करना चालू करता है वर्ल्ड पे। आप देखोगे कि उससे पहले हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी इसकी। अमेरिका आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इतना पावरफुल हो गया, जबकि पावरफुल कंट्री जर्मनी और ब्रिटेन थे। अमेरिका कैसे पावरफुल बन गया एकदम? क्योंकि उसने जो पॉलिसीज या पॉलिटिक्स जो अपनाई है वेल्थ ड्रेन की, ये यूएसए ने ही अपनाई है। ब्रिटेन कॉलोनी के बेस पे लेके जाता था पैसा, ये यूएसए जो है वेल्थ को ड्रेन करता है। जिस भी देश में यूएसए का इम्पैक्ट आना चालू हुआ है, उस देश में आप देखेंगे धीरे 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 उस देश की अर्थव्यवस्था डूबने लगी है। आप किसी भी देश में देख लीजिए। और नॉर्मली यूएसए क्या काम करता है, जो बहुत छोटे देश हैं, बहुत छोटे देशों के ऊपर अपना इम्पैक्ट डालता है। वियतनाम आप देख सकते हैं, हालांकि वियतनाम वॉर, वियतनाम में यूएसए हारा है, और दुनिया का पहला ऐसा वॉर है जिसमें यूएसए हारा है और अभी तक का लास्ट रहा है। तो वेल्थ ड्रेन का कॉन्सेप्ट ये आता है, इसमें क्या है, 20-30 ईयर्स के अंदर कंट्री की हालत पूरे तरीके से पुअर्टी पे आ जाती है। ठीक है, तो बड़ा रीजन है पुअर्टी का, वो है डिस्ट्रॉयमेंट या डिस्ट्रक्शन ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज। अब देखो होता क्या है कि अगर रीजनल लेवल पे सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है वो कौन करता है? लोकल इंडस्ट्रीज करती है। क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज हर जगह पहुंच जाएगी, पूरे देश को चला सकती है? टाटास क्या पूरे देश को चला सकते हैं? हाँ, बहुत बड़ा हिस्सा काम करता है इन पे, बट हम ये नहीं कह सकते कि गांव गांव के अंदर ये रोजगार डिलीवर कर देंगे, नहीं होगा। गांव गांव के अंदर या छोटे छोटे शहरों के अंदर लोकल इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करती है ना। अब देखो हुआ क्या है कि इंडिया के अंदर अगर आप ब्रिटिश पीरियड से देखें, है ना, ब्रिटिश पीरियड से ही लोकल इंडस्ट्रीज के ऊपर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है ना। ब्रिटिशों ने भी अपने बेनिफिट के लिए लोकल इंडस्ट्रीज को खत्म किया। उसके बाद 2016 डिमोनेटाइजेशन, है ना, उसके बाद 2020 कोरोना। आप देखो नॉर्मली क्या होती है, कैश ड्रिवन इंडस्ट्रीज होती है ना, कैश ड्रिवन। होता क्या है कि 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन लाया गया तो कैश तो एकदम खत्म हो गया। लोकल इंडस्ट्रीज को अब कैसे रन किया जा सकता है? उस टाइम पे ऑनलाइन के लिए इतना कोई स्कोप था नहीं। उसकी वजह से क्या हुआ, कई सारी लोकल इंडस्ट्रीज हमारी डिस्ट्रॉय हो गई, बंद हो गई, जिसकी वजह से लाखों लोगों का रोजगार गया, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब मैं 2016 में मैं भी एक एमएनसी में जॉब करता था, तो वहां मैंने क्या था कि मैंने रिजाइन कर दिया था वहां से, है ना, क्योंकि मुझे अपना टीचिंग स्कोप आगे निकालना था, तो मैंने वहां से रिजाइन कर दिया। जब रिजाइन के बाद वहां के कई एम्प्लॉयज ने मुझसे पूछा कि योगेश आप क्यों रिजाइन कर रहे हो, जबकि आज के टाइम पे इंडस्ट्री में जॉब नहीं मिल रही और आप रिजाइन कर रहे हो। तो आप उस सिचुएशन से समझ सकते हैं, और ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि कई लोगों की, हजारों लोगों की नौकरियां गई थी। इवन हमारी कंपनियों से भी कई लोगों को निकाला गया था। विद इन 1 ईयर के अंदर, अगर मैं कहूं विद इन 1 ईयर के अंदर, यानी 2016 आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, विद इन 1 ईयर के अंदर अराउंड अराउंड 20% एम्प्लॉयज जो है वो निकाल दिए गए थे। क्योंकि जो
कंपनी थी उसको रेवेन्यू में प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि उसका उस कंपनी का एक बहुत बड़ा इंडिया के अंदर जो रेवेन्यू जो आता था वो रूरल एरिया से आता था, सिटीज से भी आता था लेकिन रूरल एरिया से उसका बहुत ज्यादा रेवेन्यू था। तो जब वहां पे इकोनॉमी का डिस्ट्रॉयमेंट हुआ तो सीधी सी बात है कंपनी भी तो कहीं ना कहीं अपनी कॉस्ट कटिंग करेगी। तो उस वजह से भी लोकल इंडस्ट्रीज में प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप किसी देश की लोकल इंडस्ट्रीज को खत्म कर देते हो तो उसके बाद क्या होता है कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है, और अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन क्या होता है, सॉरी रिजल्ट क्या होता है, पुअर जनरेशन, है ना।